हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। कल के वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था, तीनों गैस लॉ का यूज करके हमने एक गैस इक्वेशन को डिराइव किया था। और वो हमारी गैस इक्वेशन क्या थी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ पीवी। अब अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू हमने आरटी लिखा था, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। फॉर वन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास पीवी इज इक्वल टू आरटी आ जाता है। अब इस पीवी की जगह पे हमने क्या लिखा था, दैट इज 3/2 टाइम्स ऑफ आरटी। ठीक है, अब देखो ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी आई थी, ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए आई थी। दिस इज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अब देखो ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए थी। अब इसी में अगर हमसे पूछा जाए कि 1 मोलिक्यूल ऑफ गैस के लिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अब हमें पता है कि 1 मोल के अंदर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, 1 मोल के अंदर हमारे पास Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब अगर हमें 1 मोल ऑफ गैस के लिए ये था, अगर हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़े तो हम क्या करेंगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ। अब ये जो R है इसको हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ, जो ये इक्वेशन है इसको हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, RT। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज 3/2 टाइम्स ऑफ KB। ठीक है, ये वेहर यहाँ पे जो KB है वो क्या है, दैट इज R/Na। ठीक है, और Na हमारे यहाँ पे क्या है, एवोगैड्रो नंबर। R हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट। क्लियर, तो यहाँ से जो Na है वो एवोगैड्रो नंबर है, और इस KB की वैल्यू, क्योंकि KB हमने कांस्टेंट लिया है, तो इस KB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 KB की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कांस्टेंट जो K है उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए, तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी आ गई दैट इज 3/2 टाइम्स ऑफ KBT। ये किसके लिए है, फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस के लिए हमारे पास 3/2 ऑफ RT आ गया था, 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए हमारे पास 3/2 टाइम्स ऑफ KBT आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को करते हुए हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी करने से पहले हम एक जो हमने अभी यूज किया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ RT, उसको यूज करके हम एक जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो ये न्यूमेरिकल है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन एट 273 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दैट इज 3/2 टाइम्स ऑफ, फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए nRT आ जाएगा। 1 मोल ऑफ गैस के लिए हमारे पास कितना था, 3/2 ऑफ RT था। n मॉलिक्यूल ऑफ n मोल्स ऑफ गैस के लिए, मॉलिक्यूल नहीं, n मोल्स ऑफ गैस के लिए nRT आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 3/2 है, अब यहाँ से n कैसे निकालते हैं हम, n इज द मास बाय मोलर मास। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, 8 ग्राम ऑफ मीथेन है। अब मास इसका कितना है, 8 ग्राम है, यहाँ पे मास कर देंगे, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, डबल, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, यानी 0.5 इसका क्या आ जाएगा, n। ठीक है, टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 है तो 27 में हम क्या कर देंगे, 273 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 300 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जो हमें निकालनी थी। काइनेटिक एनर्जी 3/2। अब n की वैल्यू हमारे पास कितना है, 0.5। r की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, r की वैल्यू हमारे पास, देखो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो r की वैल्यू देखी थी वो 1/2 nRT के लिए जो हमने बताई थी 3/2 टाइम्स होगा nRT होता है, तो उसके लिए हम r की वैल्यू कितनी लेकर चलते हैं, 8.314 इंटू, ठीक है, 10⁻8.31 थी ना, ठीक है, और इंटू टेम्परेचर कितना हमारे पास 300 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको
सोल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल था। अब हम करते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहते हैं, देखो अभी अभी हमने किया था कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, 3/2 ऑफ केवीटी। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, वो किसके इक्वल होगी, 3/2 ऑफ केवीटी के। इसका मतलब 1/2 m vx² प्लस 1/2 m vy² प्लस 1/2 m vz², वो किसके इक्वल है, 3/2 टाइम्स ऑफ केवीटी। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो कंट्रीब्यूशन है वो हाफ ऑफ केवीटी के इक्वल है। ये कैसे हुआ, क्योंकि इन तीनों को मिला के हमारे पास 3/2 ऑफ केवीटी आ रहा है। अब यहाँ पे 3/2 ऑफ केवीटी आ रहा है, इसका मतलब हर एक का कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना होगा, vx² हमारे पास कितना होगा, दैट इज हाफ ऑफ केवीटी। अगर हम यहाँ से 1/2 ऑफ m vy का स्क्वायर ले तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये भी हाफ ऑफ केवीटी। यानी हर एक का कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना होगा, 1/2 ऑफ केवीटी। ये हमारे पास लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहती है कि हर एक ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ केवीटी एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, अगर एक्स डायरेक्शन में करेंगे तो भी हाफ ऑफ केवीटी, वाई डायरेक्शन में करेंगे तो भी हाफ ऑफ केवीटी, जेड डायरेक्शन में करेंगे तो भी हाफ ऑफ केवीटी। ठीक है, ये जो हाफ ऑफ केवीटी कंट्रीब्यूट करता है ये किस किस के लिए होता है, एक तो हमारे पास जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है ना, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए और रोटेशनल मोशन के लिए। ठीक है, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों के लिए ही जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, हाफ ऑफ केवीटी एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी का कंट्रीब्यूशन हाफ ऑफ केवीटी होता है, ट्रांसलेशन मोशन में और रोटेशनल मोशन दोनों में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन होता है उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वो केवीटी के इक्वल आता है। अब वो केवीटी के इक्वल आता है, देखो, बट इन वाइब्रेशनल मोशन contribution of each degree of freedom is, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना आता है, दैट इज केवीटी। अब ये ऐसा क्यों होता है, देखो ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में हमारे पास क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, सिर्फ उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि ट्रांसलेशन में हमें पता है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करेंगे। दूसरा जो रोटेशनल है उसमें भी रोटेट होते रहते हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन जो हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन होती है इनके पास सिर्फ एक ही एनर्जी होती है, जो ट्रांसलेशनल जो रोटेशनल मोशन होते हैं ना इनके पास सिर्फ एक ही एनर्जी होती है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो एक जगह रुकते तो है नहीं, स्टैटिक तो है नहीं, पार्टिकल क्या है, मोशन में है। अब यहाँ पे जो वाइब्रेशनल मोशन है उसमें क्या है हमारे पास, क्योंकि अब यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है मतलब मॉलिक्यूल क्या है, स्टैटिक, उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और जो है पोटेंशियल एनर्जी भी, क्योंकि वो स्टैटिक भी है और वाइब्रेट भी कर रहे हैं, मोशन में भी है और रुके भी हुए हैं। तो उनके पास दोनों तरह की जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी है, इसलिए उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 ऑफ हाफ ऑफ केवीटी। एक के लिए कंट्रीब्यूशन हमारे पास हाफ ऑफ केवीटी, काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ ऑफ केवीटी, फिर दूसरी पोटेंशियल एनर्जी भी है वाइब्रेशन के पास, तो पोटेंशियल एक और आ जाएगा 2 इंटू हाफ ऑफ केवीटी। तो यहाँ पे इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, केवीटी। ठीक है, तो ये जो था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी थी कि हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन दोनों के पास जो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके लिए एनर्जी का कंट्रीब्यूशन हाफ ऑफ केवीटी होता है। लेकिन जो हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन होती है उसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो केवीटी होता है। ठीक है, तो जो अभी हमने कॉन्सेप्ट किया था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 ऑफ केवीटी, ये जो कॉन्सेप्ट है, जो ये न्यूमेरिकल है, ये इसी कॉन्सेप्ट के बेस है। अब देखो यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल में 2 गैसेज आर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, 2 गैसेज है उनका टेम्परेचर 350 है, 300 केल्विन है।
अब उनका रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताना है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी मतलब E1 बाई E2, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके इक्वल है, दैट इज टेम्परेचर। तो इसका मतलब हमारे पास E1 बाई E2 इज इक्वल टू क्या मान सकते हैं हम, T1 बाई T2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। यानी हमें क्या बताना है, रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी E1 बाई E2 बताना है। तो कितना आ जाएगा, T1 कितना हमारे पास 350 और ये कितना है 300 केल्विन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7/6, यानी E1 बाई E2 जो हमारा रेशियो आ जाएगा वो कितना बनेगा 7:6। अब ये न्यूमेरिकल देखो, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस। मतलब अब हमें क्या निकालनी, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल। जो हमारा रिलेशन था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ RT, वो हमारे पास nRT हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस के लिए था। अब हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूल। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ये 3/2, और हमने 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए क्या बताया था कि अवोगाड्रो नंबर से हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, दैट इज kBT। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है O2 गैस की 127 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या आ जाएगा 3/2 ऑफ K की वैल्यू हमारे पास जो हमने बताई थी 1.38 10⁻23 इंटू टेम्परेचर हमारे पास कितना है 127 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 केल्विन। तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जिसमें हमने क्या देखा कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में हमने देखा कि जो हमारा रोटेशनल और जो ट्रांसलेशनल होती है उसमें जो एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वो कितना होता है, हाफ ऑफ kBT। लेकिन जो हमारा वाइब्रेशन होता है उसमें हमारे पास कितना आ जाता है, दैट इज kBT। ठीक है, तो ये हमारी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी थी।